हम्म। तो देखो हम लोग क्या क्या पढ़े हैं अभी तक, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हम लोग पढ़े थे एंट्री लोड एग्जिट लोड क्या है। एंट्री लोड को ऐड किया जाता है टू कैलकुलेट द प्राइस टू बी एडेड। एग्जिट लोड को माइनस किया जाता है टू बी डिडक्टेड। ओके, एंट्री लोड एग्जिट लोड हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि म्यूचुअल फंड से इनकम क्या क्या मिलता है। इनकम्स टू कस्टमर टू इन्वेस्टर्स। फर्स्ट मिलता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन हैं, मतलब जो म्यूचुअल फंड को इनकम हुआ म्यूचुअल फंड ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तीसरा चेंज इन एनएवी, ठीक है, उससे जो कैपिटल गेन होता है। तीसरा कल फिर क्या पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास में, टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड क्या क्या है। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड हम लोग क्या क्या पढ़े थे कि 3 टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं मेजरली। बहुत टाइप के हो सकते हैं बेसिस इन्वेस्टमेंट। मेजरली 3 कैटेगरीज के होते हैं। ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और एक्सचेंज ट्रेडेड। ठीक है, अब ओपन एंडेड क्या होता है कि ये नॉन ट्रेडेड है। क्लोज एंडेड ट्रेडेड है। एक्सचेंज ट्रेडेड ट्रेडेड है। ठीक है, ओपन ट्रेडेड में क्या रहता है कि कभी भी आप म्यूचुअल फंड से बाय कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो, कभी भी जब भी मन चाहे तब रिडीम कर सकते हो, तब बाय कर सकते हो। कैन बी बॉट एंड रिडीम्ड एनी टाइम। मतलब यूनिट्स का इनका कुछ लिमिट नहीं है। इनिशियली जितना यूनिट इशू किए थे, इनिशियली मान लो 1 लाख यूनिट इशू किए थे, तो 1 लाख यूनिट बढ़ के 1.5 लाख हो सकता है, 50,000 हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर्स ले रहे हैं या फिर इन्वेस्ट कर एडिशनल इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो द नंबर ऑफ यूनिट्स is not constant. The number of units can change. Okay. क्लोज एंडेड क्या होता है कि सिर्फ आईपीओ के टाइम के पे ही बाय किया जा सकता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से। ओके, कैन बी बॉट फ्रॉम म्यूचुअल फंड ओनली ड्यूरिंग आईपीओ। ओके, अब आईपीओ के बाद सीधा इन्वेस्टर से, बाकी इन्वेस्टर से बाय या सेल करनी होती है। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ यूनिट सेम ही रहेगा बिकॉज जितने यूनिट्स म्यूचुअल फंड ने इशू किया था उतने को ही ट्रेड किया जा रहा है। ओके, द नंबर ऑफ यूनिट्स विल रिमेन सेम। जितना ओरिजिनल इशू हुआ था वही रहेगा, उसी को ही कंटिन्यू किया जाएगा। बस इन्वेस्टर एक इन्वेस्टर को बेचेगा, फिर एक इन्वेस्टर को, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड के साथ और कुछ डीलिंग नहीं होगी डायरेक्टली। एक्सचेंज ट्रेडेड क्या होता है, जनरली क्लोज एंडेड में क्या होता है, क्योंकि ये ट्रेड होता है, कोई भी प्रोडक्ट अगर ट्रेड होता है तो वो प्रीमियम या फिर डिस्काउंट में ट्रेड होता है। जनरली डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। पार वैल्यू पे मतलब एनएवी पे ट्रेड नहीं होता है। ठीक है, हार्डली ट्रेड होता है। ओके, एक्सचेंज ट्रेडेड क्या करता है, तो बेसिकली सिमिलर ही है, जो यहाँ पे ट्रेड करते हैं वहाँ पे भी ट्रेड होता है। बस क्लोज एंडेड को क्या किया जाता है कि इसको एक्टिवली मैनेज किया जाता है, एक्टिवली मैनेज बाय द फंड मैनेजर्स। इसका मतलब होता है कि रोज़ इसके ऊपर रिसर्च किया जाता है कि कौन सा स्टॉक लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कौन सा एसेट लेना है, कौन सा नहीं लेना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली
इन्वेस्ट किया जाता है। एक्सचेंज ट्रेडेड क्या होता है? लिंक टू, जनरली लिंक टू indexes and moves the same way as the index moves। बस कुछ एक इंडेक्स को लिंक कर देता है, इंडेक्स जैसे मूव करेगा ये इसका वैसे ही मूव करेगा। ठीक है, तो क्योंकि एक्टिवली मैनेज नहीं होता है तो इसीलिए इस पे खर्चा कम लगता है, इस पे चार्जेस कम लगता है। एक्सपेंस रेशियो जो है इस पे हाई होता है, क्लोज एंडेड पे हाई एक्सपेंस रेशियो, इस पे होता है एक्सचेंज लो रिस्क एक्सचेंज रेशियो, एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, ये था टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते टाइप ऑफ प्लान्स, क्या क्या प्लान्स है। 3 टाइप के हैं, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, बोनस और एक ग्रोथ प्लान। ओके, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, जो डिविडेंड मिलेगा वो उसी दिन, जिस दिन मिला उसी दिन जो भी एनएवी होगा उस पर डिविडेंड री इन्वेस्ट हो जाएगा। बोनस प्लान में क्या होता है, डिविडेंड विविडेंड कुछ नहीं मिलेगा, बस कुछ बोनस यूनिट्स मिलेंगे पीरियडिकली। ग्रोथ प्लान क्या होगा कि कुछ ना डिविडेंड ना बोनस कुछ नहीं मिलेगा, बस जितना बाई किए थे उतना ही। वो तो म्यूचुअल फंड्स वो कैश रिटेन करते 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 मतलब इन्वेस्ट कहीं पे करते करते तुम्हारा एनएवी जो है बढ़ते जाएगा। यहाँ पे एनएवी गिरेगा बिकॉज नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पे एनएवी गिरेगा बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और ऊपर से नंबर ऑफ यूनिट्स भी बढ़ रहे हैं। चलो, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। ठीक है, आज पढ़ेंगे नया टॉपिक, डिविडेंड इक्वलाइजेशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। ओके, पूरा म्यूचुअल फंड में यही एक पार्ट है जो इंटरेस्टिंग है। अच्छा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन में जाने से पहले बॉन्ड में क्लीन प्राइस डर्टी प्राइस का कॉन्सेप्ट याद है किसी को? बॉन्ड में यस सर। बोलो। क्लीन प्राइस मतलब विदाउट इंटरेस्ट हाँ, और डर्टी प्राइस मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो होता क्या था कि अगर ये पीरियड है, ओके, मान लो ये 0, ये 1 ईयर है। अब इसका बॉन्ड का जनरली सपोज इस बॉन्ड का एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट है। ओके, होता क्या था कि अगर बीच में कोई खरीदना चाहता है तो उसका यहाँ से यहाँ तक का इंटरेस्ट कुछ एक्रू हुआ होगा। ओके, इंटरेस्ट एक्रूड। अब अगर ये बेच दिया यहाँ पे, ठीक है, अगर ए ने इस यहाँ पे खरीदा था, ए के पास था, राइट था, बट ए ने यहाँ पे बेच दिया, तो क्या ए को यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा? जिस दिन इंटरेस्ट पेमेंट होगा, 1 ईयर एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट है, ए को यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगा। ठीक है, नहीं मिलेगा बिकॉज ए ने बी को बेच दिया, तो इंटरेस्ट किसको मिलेगा? बी को मिलेगा लास्ट डेट पे। ठीक है, बी विल गेट द इंटरेस्ट। तो उसके लिए क्या करते, बट इतना दिन रखा था ए ने अपने पास। ओके, तो ए इसीलिए क्या करता है, इतने दिन का जितना इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट रिकवर करेगा बी से। मतलब बी क्या देगा, जो प्राइस है होना चाहिए वो प्राइस देगा एक डेट पे, मतलब फर्स्ट डेट पे जितना प्राइस था प्लस कितना एक्रूड इंटरेस्ट हुआ है। बिगिनिंग में कितना इंटरेस्ट, कितना प्राइस था प्लस एक्रूड इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, हम इसको क्लीन प्राइस डर्टी प्राइस बोलते थे। क्लीन प्राइस इज विदाउट इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट मिला के जो आता था उसको बोलते थे डर्टी प्राइस। अच्छा, सिमिलरली हमने पढ़ा कि म्यूचुअल फंड वाले पैसा अपना कुछ कुछ अगर पैसा कमाए तक तो क्या वो अपने पास रख सकते हैं? नहीं, जो भी आया डिविडेंड आया जो भी आया वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इनकम जो भी आया वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओके, सिमिलरली अगर म्यूचुअल फंड का यहाँ पे ये बिगिनिंग है, मंथ बिगिनिंग है मान लो, ठीक है, ये है जुलाई चल रहा है, जुलाई, ये है अगस्त, ठीक है, जुलाई के और अगस्त के बीच में
यहाँ से यहाँ तक मान लो कि यहाँ पे कुछ यूनिट्स इशू किए जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एडिशनल यूनिट्स म्यूचुअल फंड्स इशू कर रही है बीच में। ओके, तो जुलाई से ये 15 तारीख तक, मान लो ये 15 तारीख है, 15 जुलाई, तो ये 15 तारीख तक म्यूचुअल फंड को कुछ इनकम मिला है, करेक्ट। कुछ इनकम यहाँ तक मान लो कि टोटल 50 रुपया इनकम हुआ है। ओके, म्यूचुअल फंड को जितना इनकम मिला है, ये म्यूचुअल फंड अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कब करेगी, अगस्त में। तो यहाँ पे जो अगर कोई खरीद रहा, नया इशू किया जा रहा है, यहाँ पे अगर कोई खरीद रहा है, आई एम बाइंग हियर, ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिविडेंड इक्वलाइजेशन, मतलब यहाँ पे जितना यूनिट, जितना इनकम जनरेट हुआ है पर यूनिट के हिसाब से, मान लो मैं 10 यूनिट खरीद रहा हूँ, ओके, तो पर यूनिट के हिसाब से यहाँ तक जितना इनकम हुआ है, पर यूनिट के हिसाब से यहाँ तक जितना इनकम मुझे हुआ है, मुझे 10 यूनिट का उतना इनकम देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक जितना इनकम जनरेट हुआ है, ओके, उस पे मेरा हिस्सा है, मेरा हिस्सा एक्चुअली है नहीं, बिकॉज मैं यहाँ पे खरीद रहा हूँ, बीच में खरीद रहा हूँ, ओके, बट मुझे एंड में मिलेगा वो हिस्सा, बिकॉज स्टार्टिंग वाला हिस्सा, मतलब क्योंकि आई एम द ओनर, राइट, सो यहाँ तक एंड में मैं ओनर हूँ, तो मुझे मिलेगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में, बट मैं, आई शुड नॉट बी एंटाइटल टू दिस फर्स्ट वन, बिकॉज मैं उस पीरियड पे था ही नहीं। सो मुझे बेसिकली देना क्या पड़ेगा, जो एनएवी है वो एनएवी देना पड़ेगा, प्लस डिविडेंड इक्वलाइजेशन। समझ में आया? डिविडेंड इक्वलाइजेशन बेसिकली कैसे कैलकुलेट किया जाएगा कि पर यूनिट का कितना इनकम यहाँ पे आ रहा था, हम कितना यूनिट खरीद रहे हैं, तो टोटल कितना पर यूनिट का कितना इनकम हमें म्यूचुअल फंड ने जनरेट किया है, इनकम आया है, हमारे जितना यूनिट है उतने हिसाब से कितना हो रहा है। आ रहा है समझ में, या फिर डाउट है? समझा सर। मिहिर, मोनिका, चलो ओके, एनीवेज चलते हैं इसको, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, मान लो कि ये जुलाई के मंथ में कंपनी ने कमाए 100 रुपया, म्यूचुअल फंड ने कमाए 100 रुपया, ओके, मतलब ये 15 दिन में, ठीक है, ये 15 दिन में म्यूचुअल फंड ने 100 रुपया कमाए। अभी नंबर ऑफ यूनिट 100 मतलब 100 लाख बोल रहा हूँ, ठीक है, ये सब 100 लाख में बोल रहा हूँ। मान लो म्यूचुअल फंड के अभी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 10 लाख, ओके, करेंटली नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स है 10 लाख, टोटल कितने कमाए, टोटल इनकम 100 लाख, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स है 10 लाख, तो एक यूनिट का कितना इनकम है, इनकम पर यूनिट कितना है, 10 रुपया, ठीक है। तो बेसिकली वो 15 दिन में जितना कमाए हैं, वो 15 दिन, अगर हमें हमारे 15 दिन का, ये मतलब सब मान लो कि 15 दिन का इनकम है, ठीक है, तो जितना इनकम हुआ है पर यूनिट के हिसाब से, पर यूनिट का 10 इनकम हुआ है, ओके, हम अगर 1 लाख यूनिट खरीद रहे हैं, ठीक है, तो हमें एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा डिविडेंड इक्वलाइजेशन के तौर पे, 10 लैक्स। ये अगर हम एडिशनल यूनिट्स खरीद रहे हैं, ओके, तो 1 लाख यूनिट अगर खरीद रहे हैं, कितना देना पड़ेगा, जो हिस्टोरिकली म्यूचुअल फंड ने कमाए हैं 15 दिन में, वो हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा, 10 लाख एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन करते हैं, एक अच्छे समझ में आएगा, पहले लिख लेता हूँ। डिविडेंड्स, नहीं डिविडेंड नहीं, if the investor approaches for buying units before any dividend payment
और are in mid of the period, then he will be liable to get the dividend distribution even though he was not there for the whole period. पूरा पीरियड में था भी नहीं, बट उसको मिलेगा. ओके, सो म्यूचुअल फंड collects, so the investor has to pay dividend equalization levy while purchasing units. ओके, ये कैसे होगा कि टोटल एग्जिस्टिंग इनकम, अगर ओल्ड इनकम है, एग्जिस्टिंग ओल्ड इनकम हुआ है 100 लाख का, नंबर ऑफ यूनिट्स थे 10 लाख का, इनकम हुआ था 10 पर यूनिट का. ओके, सो डिविडेंड इक्वलाइजेशन विल बी एडिशनल यूनिट्स जितने परचेस किए जा रहे हैं, यूनिट्स जितने, प्राइस जितने हैं 10 का. ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37. कुछ डाउट हो रहा है तो पूछना. 37 कहाँ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. बस एक ही क्वेश्चन है डिविडेंड इक्वलाइजेशन के ऊपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्या बोल रहा है कि ऑन 1 अप्रैल, ठीक है, डेट देख सकते हो, 1 अप्रैल को एन ओपन एंडेड स्कीम, ठीक है, ओपन एंडेड स्कीम है, स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड हैड 300 लाख यूनिट्स, ठीक है, 300 लाख यूनिट थे और बिगिनिंग में. ओके, ये सब लिखते जाता हूँ मैं नीचे नीचे. 300 लाख यूनिट्स थे, 300 lakhs आउटस्टैंडिंग विथ एनएवी अब कितना था, 18.75 का एनएवी था. ओके, 300 लाख यूनिट थे, 18.75 का एनएवी था. अब इस पे क्या हुआ एट द एंड ऑफ अप्रैल. ओके, सो बिगिनिंग में ही अगर चार्ट बनाएंगे, ये अप्रैल है, ठीक है, यहाँ पे 300 लाख यूनिट्स थे, एनएवी कितना था, 18.75, 300 lakhs यूनिट्स. ओके, एट द एंड ऑफ अप्रैल, अप्रैल के एंड में क्या किया गया, इट इशूड 6 लाख यूनिट्स, एडिशनल 6 लाख यूनिट इशू किया गया एट ओपनिंग एनएवी प्लस 2% लोड. तो ये लोड क्या हुआ, एंट्री लोड, दिस इज एंट्री लोड. ओपनिंग एनएवी प्लस 2% लोड एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन. ठीक है, कितने में इशू किया गया, ओपनिंग एनएवी, ठीक है, ओपनिंग एनएवी कितना था, 18.75 प्लस 2% लोड प्लस कुछ डिविडेंड इक्वलाइजेशन. ठीक है, लिख दिया है देखो, एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन. ओके, कुछ तो एक इशू किया गया, मतलब कब इशू किया गया, अप्रैल के एंड में. यहाँ पे अप्रैल एंड
कैसे क्या इशू किया गया, कितने प्राइस पे? ओपनिंग NAV प्लस एंट्री लोड at 2% plus dividend equalization. Okay. At the end of मई के एंड में क्या हुआ? 3 लाख यूनिट का रीपरचेज कर दिया गया। रीपरचेज कर दिया गया मतलब बायबैक, ठीक है, रिडीम काइंड ऑफ रीपरचेज कर दिया गया। एट ओपनिंग NAV लेस 2% एग्जिट लोड एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन, ठीक है, ये अप्रैल एंड में हुआ था। अब मई के एंड में क्या किया गया? कुछ रीपरचेज किया गया, ठीक है, ये इश्यू था, नए यूनिट्स इशू किए गए थे, यहाँ पे रीपरचेज किया गया। कौन कितने प्राइस पे? ओपनिंग NAV, ओके, जितना मई के बिगिनिंग में ओपनिंग जितना था, लेस 2% एग्जिट लोड एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन। ओके, रीपरचेज कितना गया है? ओपन NAV माइनस 2% एग्जिट लोड। अब डिविडेंड इक्वलाइजेशन को एडजस्टेड किया गया लिखा है। ओके, तो इस पे डिविडेंड इक्वलाइजेशन ऐड करके किया गया या फिर लेस करके किया गया? जो प्राइस निकालना होगा, सोच के बताओ कि जब बाय किया जाता है, ओके, जब बाय करते हो तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन पैसा आप रिकवर कर रहे हो। ओके, तो सिमिलरली जैसे सेल कर रहे हैं हम लोग, अगर सेल कर रहे हैं, ओके, तब भी सामने वाले पार्टी से डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिकवर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी हम प्राइस निकालने के लिए डिविडेंड इक्वलाइजेशन ऐड ही करेंगे। ओके, बस एक चीज़ है ध्यान रखना कि यहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड का इशू के टाइम पे एक्स्ट्रा पैसा मिला, ठीक है, कैश इनफ्लो हुआ, यहाँ पे टाइम पे अगर रिडेम्पशन हो रहा है, ओके, तो मतलब हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। रिडेम्पशन के टाइम पे डिविडेंड इक्वलाइजेशन ऐड करके दे रहे हैं, मतलब ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ पे रिडेम्पशन के टाइम पे कैश आउटफ्लो हो रहा है, इशू के टाइम पे इनफ्लो हो रहा है। बट डिविडेंड इक्वलाइजेशन प्राइस निकालने के लिए अल्टीमेट प्राइस हमेशा डिविडेंड इक्वलाइजेशन ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज सोच सकते हो राइट कि डिविडेंड हम काउंटर पार्टी से, सामने वाले पार्टी से रिकवर कर रहे हैं। ओके, तो परचेज किया तो हमने रिकवर, सॉरी इशू किया तो रिकवर कर लिया, जब सेल कर रहे हैं तो सामने वाला रिकवर कर रहे हैं, तो ऐड करना ही पड़ेगा प्राइस निकालने के लिए। ओके, फिर दिया एट द एंड ऑफ जून 70% ऑफ इट्स इनकम अवेलेबल, ऑफ इट्स अवेलेबल इनकम वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। जून के एंड तक क्या हुआ? 70% ऑफ अवेलेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ओके, बोल रहा है पोर्टफोलियो वैल्यू अप्रिशिएशन। हाँ, अप्रैल और जून के बीच में हुआ क्या? द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। पोर्टफोलियो वैल्यू अप्रिशिएट हुआ, पोर्टफोलियो का वैल्यू अप्रिशिएट हुआ कितना? 425.47 लाख। अप्रैल का इनकम है 22.95 लाख। इनकम फॉर मे है 34.425 लाख। जून का इनकम है इतना इतना। पूछा है इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। ओके, इशू प्राइस एट द एंड ऑफ अप्रैल क्या है? रीपरचेज प्राइस एट द एंड ऑफ मे, नेट एसेट वैल्यू एज ऑन 30 जून। अच्छा, अब जब निकाल रहे हैं इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एकदम पूरा मंथ एंड में जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब निकालेंगे, ठीक है, मतलब पूरा पीरियड के एंड में। अब देखो कैसे करना है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा देखना। हमारे पास यूनिट से 300 लाख, ठीक है। अब अप्रैल का इनकम कितना हुआ? 22,000, सॉरी 22.95 लाख। ओके, सो टोटल इनकम अप्रैल 22,22.950, ठीक है, 300 लाख है। तो पर यूनिट इनकम कितना हुआ होगा? पर यूनिट इनकम कितना हुआ होगा? कैलकुलेट करके बताओगे? जीरो पॉइंट जीरो सेवन सिक्स फाइव 0.0765। ओके,
ये पर यूनिट का इनकम किया था म्यूचुअल फंड ने कब, हम जाने से पहले। ओके, तो इसमें हमारा हिस्सा कुछ है नहीं, बट क्योंकि डिविडेंड अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। ओके, तो क्योंकि लिखा है, देखो कब डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एट द एंड ऑफ जून। ठीक है, जून के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ओके, तो इन सब में धीरे 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 पैसा हमें कुछ देना पड़ेगा, बिकॉज हम यहाँ पे थे ही नहीं, बट पैसा लेने के टाइम पे हम लोग आ गए, तो ये पैसा देना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अप्रैल में पर यूनिट इनकम इतना था। फिर बोल रहा है इट इशूड 6 लाख यूनिट्स, 6 लाख यूनिट नए इशू किए गए। ओके, ये जो 6 लाख यूनिट वाले हैं उनको डिविडेंड इक्वलाइजेशन कुछ देना पड़ेगा। ओके, कुछ डिविडेंड इक्वलाइजेशन इनको देना पड़ेगा। ओके, तभी जाके एंड में जब डिस्ट्रीब्यूट होगा ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल मिल पाएगा इनको। ओके, सिमिलर सेम ही कॉन्सेप्ट है जो बॉन्ड वैल्यूएशन में होता था, क्लीन प्राइस और डर्टी प्राइस का। ओके, अब यहाँ पे डिविडेंड इक्वलाइजेशन ऐड करेंगे। बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, टोटल म्यूचुअल फंड के हाथ में कितना पैसा, ये जो दे ना क्वेश्चन क्या पूछा है, इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब जून में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड के हाथ में कितना पैसा है टोटल, तो कितना पैसा रिकवर किया है या फिर इनकम मिला है। तो ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन म्यूचुअल फंड के लिए इनकम है, इनफ्लो है। ओके, 300 लाख का था, 6 लाख के नए यूनिट से कितने रेट पे हो गए, 0.0765 पे होगा। करेक्ट, टोटल करके बताओ कितना इनकम आ रहा है एक्स्ट्रा, टोटल कितना आ रहा है। ये आ रहा है 0.459। 0.4। ठीक है, मिहिर समझ में आ रहा है, मोनिका। चलो ओके, फिर दिया है कि ये तो हो गया हमारा टोटल इनकम, ये कितना हो गया, हमारे पास यूनिट कितने हो गए, अब 306 लाख हो गए यूनिट होंगे, पर यूनिट उतना ही रहेगा 0.0765। टोटल इनकम हमारे बढ़ गए, कितना हो गया, 9, ये 10, ये 4, ये 23। ओके, इसके ऊपर हमारा आया मई का इनकम। मई का इनकम कितना आया, 34.425। ओके, एडिशनल इनकम आया 34.425। यूनिट्स कितने थे हमारे यहाँ पे, 306 लाख ही थे। ओके, तो पर यूनिट कितने बने, 34.425 डिवाइडेड बाय 306, ये आए 0.1125। ओके, मई का इनकम कितना आ गया, एडिशनल कुछ इनकम ऐड हो गया 306 लाख पे। ओके, तो हमारा जिसका होता है पर यूनिट इनकम होता है 0.1125। तो अभी क्या हुआ कि हमारे यूनिट्स वही 306 लाख ही रहे। ओके, अब यहाँ पे कितना हो गया, ये 3, 8, 57.834। ओके, अब इसके यूनिट्स पे कितने बढ़ जाएंगे। ओके, बेसिकली हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड के हाथ में पैसा कितना है। अप्रैल का इनकम था, फिर डिविडेंड इक्वलाइजेशन ऐड किया गया, फिर मई का इनकम ऐड हुआ, यूनिट्स बट सेम है, 306 लाख ही है। ओके, ये मई इनकम है। फिर क्या दिया है क्वेश्चन में कि एट द एंड ऑफ मई, ठीक है, मई में क्या हुआ, मई के एंड में 3 लाख यूनिट्स रीपर्चेज किया गया, रिडीम किया गया या फिर रीपर्चेज किया गया। अच्छा, रीपर्चेज करते वक्त हमने इधर पढ़ा कि प्राइस निकालने के लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे, बिकॉज कस्टमर से रिकवर किया था। जब भी कोई सेल करता है ना, ए पार्टी बी को सेल कर रहा है। ओके, तो ए पार्टी क्या रिकवर करेगा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिकवर करेगा, रिसीव डिविडेंड इक्वलाइजेशन, पे डिविडेंड इक्वलाइजेशन। ओके, तो जब भी प्राइस कैलकुलेट करेंगे, टोटल प्राइस, डिविडेंड इक्वलाइजेशन को हमेशा ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, बट इस केस में जो रिडेम्पशन हुआ इसका मतलब, तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन म्यूचुअल फंड के लिए कैश इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा,
जब रिडेम्पशन किया जा रहा है आउटफ्लो आउटफ्लो होगा, तो लेस डिविडेंड इक्वलाइजेशन। ठीक है, ये हो गया आउटफ्लो। ओके, तो ये आउटफ्लो कितना होगा, कितने यूनिट्स का किया जा रहा है, 3 लाख यूनिट्स। सिंपल, 3 लाख यूनिट के लिए पर यूनिट का जितना ही बन रहा था इनकम उतना दे दूँ बस। 3 लाख इंटू 0.1890 कितना आ रहा है, 3 इंटू 0.189 ये आ रहा है 0.567। ओके, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कितना बन रहा है नेट इनकम, 57.267 267, 303 लाख यूनिट हो गए। ओके, अब ये यूनिट का प्राइस रहा सेम। ओके, अब इसके ऊपर जून का इनकम आ गया। ओके, क्योंकि जून के एंड में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जून का इनकम आया कितना 45.450, 45.450 यूनिट्स उतने ही रहे 303 लाख के। ओके, तो पर यूनिट कितना हो रहा है, 303.15। ओके, तो इसमें हुआ क्या, टोटल इनकम कितने हो गए 102.717, 303 लाख के यूनिट रहे, ये हो गए कितना हो रहा है 0.339 3390। ठीक है, इसके बाद और कुछ इशू रिपर्चेज कुछ नहीं हुआ है, तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन कुछ रिकवर कहीं से कुछ होने को नहीं है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे टोटल कितना कैश फ्लो हुआ है म्यूचुअल फंड को निकालें, सो दैट एट द एंड ऑफ जून कितना पैसा है म्यूचुअल फंड के पास, दैट इज योर इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो दिस इज योर इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एट द एंड ऑफ द पीरियड जून के एंड में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो कितना पैसा था उनके पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बिकॉज उन्होंने लिखा है क्वेश्चन में 70% ऑफ अवेलेबल इनकम वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, 100% डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, 70% डिस्ट्रीब्यूट किए। ओके, चलो ये हो गया। फिर बोल रहा है इशू प्राइस एट द एंड ऑफ अप्रैल, अप्रैल के एंड में इशू प्राइस क्या रहा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इशू प्राइस एट द एंड ऑफ अप्रैल क्या दिया है, कैसे किया गया था, इशू कैसे किया हुआ था, ओपनिंग एनएवी प्लस 2% लोड एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन। ठीक है, तो ओपनिंग एनएवी कितना था, ओपनिंग एनएवी था 18.75 प्लस एंट्री लोड एट 2%। ओके, 2% एंट्री लोड कितना आएगा 18.75 इंटू 2%, तो ये आएगा 0.375। ठीक है, अब इशू प्राइस निकाल रहे हैं, तो ऐड डिविडेंड इक्वलाइजेशन इस पे। ओके, इशू के टाइम पे पर यूनिट का डिविडेंड इक्वलाइजेशन कितना ऐड किए थे हम लोग, 0.0765 पर यूनिट का। ओके, तो ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन विल बी 0.0675 या 765, 765, 765। ओके, कितना आ रहा है 18.75 प्लस 0.375 प्लस 0.0765, 19.2015। ओके, ये रहा तुम्हारा इशू प्राइस। बेसिकली जितना ओपनिंग एनएवी था वो दे रहे हैं, एंट्री लोड 2% का है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया पॉइंट पर यूनिट के हिसाब से तो कैलकुलेट किया। डिविडेंड इक्वलाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि तुम आने से पहले जितना तुम्हारा इनकम हो गया है उसका पैसा दो, पर यूनिट के पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इशू किया गया बीच में अप्रैल वालों का, अप्रैल के एंड में, तो उनको इतना डिविडेंड इक्वलाइजेशन देना पड़ा होगा 0.0765 पर यूनिट के हिसाब से। ओके,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रीपर्चेज प्राइस एट द एंड ऑफ मई के एंड में जब रीपर्चेज किया गया 3 लाख यूनिट्स तो कितने प्राइस थे? ओके रीपर्चेज रीपर्चेज प्राइस अब रीपर्चेज प्राइस में एक चीज़ है दिया है कि कितने पे हुआ था एट ओपनिंग एनएवी लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ लिखा नहीं है कि ओपनिंग एनएवी कौन से महीने का ओपनिंग, अप्रैल महीने का ओपनिंग या जून महीने का ओपनिंग या क्वार्टर एंड का ही ओपनिंग है, यहाँ पे क्वार्टर एंड का देख रहे हैं, ठीक है। बाकी मई के बिगिनिंग का अवेलेबल है ही नहीं, ओपनिंग एनएवी 18.75 ही अवेलेबल है, ओके। सो आई एम टेकिंग रीपर्चेज प्राइस का ओपनिंग एनएवी पहले था जितना 18.75। अच्छा रीपर्चेज प्राइस पे यहाँ पे एग्जिट लोड क्या करेंगे, ऐड करेंगे माइनस करेंगे? लेस 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 exit load at the rate 2%, ओके आएगा 0.375, ओके। फिर डिविडेंड इक्वलाइजेशन ऐड करूंगा कि माइनस करूंगा? ऐड ऐड करेंगे डिविडेंड इक्वलाइजेशन, बिकॉज हम प्राइस निकाल रहे हैं, ओके। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रीपर्चेज के लिए कितना हुआ था मई के लिए 0.1890, ओके। देख सकते हो यहाँ पे जब इशू किया था उसके लिए डिविडेंड इक्वलाइजेशन था 0.0765, जब रिडीम किया उसके लिए 1.18। इसको थोड़ा सा दिमाग में ना विजुअलाइज करना पड़ता है कि कब हुआ, कितने पीरियड के लिए कैलकुलेट किया, ठीक है, फिर इजी लगता है। चलो रीपर्चेस करके ये प्राइस निकल गया 18.75 माइनस 0.375 प्लस 0.1890, तो प्राइस आया 18.5640, ठीक है। फिर क्या पूछा है कि NAV एज ऑन 30 जून कितना रहा, 30 जून को NAV कितना रहा, चलो वो भी कैलकुलेट करते हैं। NAV का कैलकुलेशन कैसे होता है, असेट माइनस लायबिलिटी, बस नेटवर्थ करना है, ओके। तो देखो क्वार्टर एंड के लिए पहले तो ओपनिंग NAV कितना था 18.75 था ना, हाँ 18.75 इंटू 300 लाख, क्या 0.75 इंटू 300 आ रहा है 5625 लैक्स, ठीक है। ओपनिंग NAV ये था। उसके बाद बोला है कि पोर्टफोलियो का वैल्यू अप्रिशिएट हुआ, पोर्टफोलियो का वैल्यू अप्रिशिएट हुआ 425.47, ठीक है, वैल्यू बढ़ गया, तो वो ऑफकोर्स ऐड होगा, ऐड पोर्टफोलियो वैल्यू अप्रिसिएशन 425 पॉइंट कितना था 47, हाँ ओके। इसके बाद नए यूनिट्स इशू किए गए, ओके, तो उसके लिए कुछ पैसा मिला होगा, कितने प्राइस पे इशू किया गया 19.2015 पे इशू किया गया, ओके, तो उसका पैसा मिला, ओके। तो ऐड न्यू यूनिट्स इशूड, तो इशू करके कितना मिला 6 लाख यूनिट्स हैं, कितने पे 19.2015 पे, ओके। कुछ नए लोग आए तो नया पैसा दिए, 6 इंटू 19.2015 या 115.20, ओके। अब इसके बाद और क्या बचा, हाँ इसके बाद अप्रैल एक्चुअल इनकम भी तो हुआ क्वार्टर का, पूरा क्वार्टर का, ठीक है, मिला के कितना बन रहा है 22.950, 34.425, 45.450, ये टोटल इनकम हुआ, एक्चुअल इनकम ऑफ द क्वार्टर,
ओके 22 पॉइंट कितना है 22.95 34.425 और एक है 45.45 ओके ये मिला के कितना बन रहा है 34.425 प्लस 45.45 ये मिला के आ रहा है 102.8250 ओके और कुछ छूटा यहाँ पे इनकम का मतलब एसेट का कुछ हुआ है नहीं ओके एसेट का इतना है। अब लाइबिलिटी के पार्ट पे चलते हैं लेस रीपरचेज किया गया यूनिट्स तो उसके लिए कैश आउटफ्लो हुआ होगा बेसिकली दिस इज योर कैश आउटफ्लो न्यू यूनिट्स इशूड ये है कैश इनफ्लो ओके 3 लाख यूनिट्स कितने प्राइस पे था रीपरचेज प्राइस 18.5640 ओके 3 इंटू 18.5640 55.692 ओके इसके बाद और कुछ है और कुछ मिस कर रहा हूँ इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ वेरी outflow. गुड वेरी गुड लिखा है एट द एंड ऑफ जून 70% ऑफ इट्स अवेलेबल इनकम वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम कितना था हमारा अवेलेबल इनकम 102 लाख ठीक है सो इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड इज 102.717 इंटू 70% कितना आ रहा है 71.9019. 9019 ओके अब टोटल करके टोटल एन निकल जाएगा तुम्हारा नेक्स्ट में कितना यूनिट बचा है 303 यूनिट बचा है तो एन पर यूनिट निकाल सकते हो ठीक है ये टोटल एन नंबर ऑफ यूनिट्स पूरा समझ में आया Yes. चलो बस डिविडेंड इक्वलाइजेशन का इतना ही कॉन्सेप्ट है कि जब बीच में कोई अगर बाय कर रहा है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से पहले तो पैसा दे के ऐड करना पैसा दे के लेना पड़ता है जितना पैसा म्यूचुअल फंड एक्स्ट्रा कमा लिया है फ्रॉम इट्स लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन डेट टू योर परचेजिंग डेट जितना पैसा कमाया है पर यूनिट जितना भी कमाया तुम जितना यूनिट खरीद रहे हो उतना पैसा दे दो फिर ले जाओ ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चलते हैं कॉन्सेप्ट पे एक कॉन्सेप्ट है हेज फंड का ओके हेज फंड क्या होता है हेज फंड में जाने से पहले नॉर्मल जो फंड्स होते हैं ना नॉर्मल जो म्यूचुअल फंड है वो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं ओके नॉर्मल जो बाकी म्यूचुअल फंड्स है वो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं अब क्योंकि वो सेबी रजिस्टर्ड है उनको रेगुलेशन सारे सेबी के रेगुलेशन से एप्लीकेबल होंगे ओके सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से चलना पड़ेगा एडवर्टाइज नहीं कर सकते तो वो सब रिस्क हो जाता है तो इस सब को बचने के लिए इन सब से बचने के लिए हेज फंड का कॉन्सेप्ट आया है और बाकी सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जितना रिस्की एसेट्स होता है उस जितना रिस्क ज़्यादा होता है इनकम ज़्यादा होता है ठीक है तो सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा रिस्की एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता तो इस सब को से बचने के लिए क्या किया गया कि एक हेज फंड शुरू किया गया ओके ये हेज फंड बेसिकली है क्या इस पे नो रेगुलेशन किसी का रेगुलेशन नहीं है ओके फिर इस पे क्योंकि ये प्राइवेट पार्टी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है तो इस पे हाई रिस्क है ऑफकोर्स ओके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ये जनरली बड़े बड़े पार्टी से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेते हैं रेगुलेशन नहीं है फिर ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होगा बिकॉज कोई रेगुलेटरी इंटरवेंशन नहीं है हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है ओके
और फिर क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट भी इस पे अलाउड है। और यहाँ पे क्या होता है, जो फंड मैनेजर्स होते हैं, हेज फंड के जो फंड मैनेजर्स होते हैं, जनरली यहाँ पे परसेंटेज के बेसिस पे, जितना परसेंटेज, जितना इनका ग्रोथ हुआ, पोर्टफोलियो जितना ग्रोथ हुआ, उसके परसेंटेज के हिसाब से पैसा मिलता है फंड मैनेजर्स को। ओके, फिक्स फी लेते हैं, उसके ऊपर कुछ परसेंटेज लेते हैं। ओके, फिर अरे सॉरी, एडवर्टाइजमेंट इसका तो अलाउड नहीं है, क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, तो एडवर्टाइजमेंट अलाउड नहीं है। हेज नॉर्मल फंड्स में अलाउड है। ओके, फिर है, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है तो रिस्की इन्वेस्टमेंट है, तो एडवर्टाइजमेंट अलाउड नहीं है। बाकी फंड्स में एडवर्टाइज कर सकते हो। ओके, फिर है कि फंड मैनेजर्स आर पेड एज अ परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो इंक्रीज, एज अ परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो इंक्रीज। पोर्टफोलियो जितना बढ़ेगा उनको उतना फ़ायदा होगा। ठीक है, हेज फंड का इतना ही कॉन्सेप्ट है। डिफरेंस क्या हुआ हेज फंड और इसके बीच में, नॉर्मल म्यूचुअल फंड के बीच में? हेज फंड प्राइवेटली इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, रेगुलेटरी इंटरवेंशन कुछ नहीं है। बाकी जो है वो सेबी रेगुलेटेड होते हैं, तो वो एडवर्टाइज कर सकते हैं। ओके, बट हेज फंड्स में क्या है, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, हाई रिस्क इन्वॉल्व है, तो इसको एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे नहीं कर सकते। ओके, तो प्राइवेटली आपका रिस्क आपके हाथ, सो इस पर एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये प्राइवेटली जनरली होता है। ठीक है, कोई कहीं पे रजिस्ट्रेशन नहीं है, रेगुलेशन नहीं है। ओके, चलो इसके ऊपर बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर आई थिंक हमारा मेजॉरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, 40, हाँ 40। देखो ये क्वेश्चन को इधर ही देख सकते हैं, ले लेते हैं उधर। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं खास इसमें। बोल रहा है कि ANP प्लान हेज फंड करेंटली हैज एसेट्स ऑफ 20 करोड़, 20 करोड़ का एसेट है। हेज फंड एसेट कितना है, 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है बेसिकली। CAX, द मैनेजर ऑफ फंड चार्जेस फी ऑफ 0.10% ऑफ पोर्टफोलियो एसेट। ओके, पोर्टफोलियो एसेट का 0.10% चार्ज करता था चार्टर्ड अकाउंटेंट। इन एडिशन टू इट ही चार्जेस इंसेंटिव फी ऑफ 2%, 2% इंसेंटिव फी चार्ज करता था। मतलब पोर्टफोलियो एसेट का 0.10% प्लस 2% इंसेंटिव फी चार्ज करता था। द इंसेंटिव विल बी लिंक्ड टू द ग्रॉस रिटर्न ईच ईयर इन एक्सेस ऑफ द पोर्टफोलियो मैक्सिमम वैल्यू सिंस द इंसेप्शन ऑफ फंड। मतलब क्या है कि इंसेंटिव क्या मिलेगा, ग्रॉस रिटर्न विल बी लिंक टू ग्रॉस रिटर्न ईच ईयर, ग्रॉस रिटर्न जो मिल रहा है इन एक्सेस ऑफ द पोर्टफोलियो मैक्सिमम वैल्यू सिंस द इंसेप्शन ऑफ द फंड। तो पोर्टफोलियो का मैक्सिमम वैल्यू कितना गया है, फिर जो डिफरेंस बचा है उसके ऊपर इंसेंटिव मिलता था। ठीक है, फिर बोला कि द मैक्सिमम वैल्यू द फंड अचीव्ड सो फार सिंस इंसेप्शन ऑफ फंड अबाउट 1.5 year ago वाज 21 करोड़। ओके, कितना अचीव कर पाया मैक्सिमम, 21%, सॉरी 21 करोड़। ओके, बोल रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फी पेबल टू CAX इफ रिटर्न ऑन द फंड दिस ऑन द फंड दिस ईयर टर्न्स आउट टू बी 29%, 4.5%, 1.8%। ठीक है, तो बेसिकली दिया क्या कि अगर 29% हो गया, ओके, बोल देख सकते हो, अगर 29% हो गया फंड का इनकम टोटल रिटर्न, तो वैल्यू कितना आएगा बताओ, 29% हो गया तो वैल्यू कितना आएगा, 20 करोड़, 29% बढ़ गया 25.8। 25.8। ओके, सो इसको कितना मिलेगा, बोल रहा है कि जो इंसेंटिव मिलेगा वो क्या मिलेगा,
इन एक्सेस ऑफ द पोर्टफोलियो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, इन एक्सेस ऑफ द पोर्टफोलियो मैक्सिमम वैल्यू सिंस द इंसेप्शन ऑफ द फंड। ओके, मतलब जो अभी पोर्टफोलियो का वैल्यू है 25.8, वो जितना एक्सेस चला गया 21 से, मतलब मैक्सिमम गया था जो डेढ़ साल पहले। ओके, मतलब लास्ट पीरियड से पहले जितना ज़्यादा गया था, 21 करोड़ गया था, तो 21 करोड़ का एक कट ऑफ था, वो कट ऑफ क्रॉस करके 25.8 तक चला गया। तो जितना एक्स्ट्रा गया उसके ऊपर 2% इंसेंटिव लेगा। ओके, बाकी 0.1% ऑफ पोर्टफोलियो तो लेगा ही। ओके, तो ये इंसेंटिव नहीं लेगा। तो इंसेंटिव कितना बना, 25.8 माइनस 21 इंटू 2% का कितना बन रहा है ये? कितना आ रहा है बताओ? 9,60,000। ओके, अच्छा अगर 4.5% हो गया तो इंसेंटिव कुछ मिलेगा? 4.5% हुआ तो मतलब कितना हुआ बताओ? 20 करोड़ का 4.5% बढ़ा कितना हुआ? 20.9 नहीं 20 मिलेगा। 20.9 हुआ, तो ये 21 करोड़ को क्रॉस ही नहीं कर पाया। ठीक है, एक बेसिकली देख सकते हो ना म्यूचुअल फंड्स कैसे प्लान करते हैं ग्रो करने का, कैसे सीए के टैलेंट को यूज़ कर रहे हैं। तो इस ये क्या कोशिश करेगा कि कैसे भी करके 21 करोड़ का जो कट ऑफ है उसको ब्रेक करना है, उसको ब्रेक करके ऊपर लेके जाना है। ओके, 21 करोड़ के ऊपर लेके गए तभी जाके कुछ पैसा मिलेगा, उसके हाथ में आएगा। तो ये कितना है? 20.9 20.9 माइनस 21 अगर करूँगा तो मेरा लॉस आ रहा है, तो इधर इंसेंटिव ज़ीरो। ओके, बिकॉज द वैल्यू डिडंट क्रॉस 21 करोड़। ओके, अच्छा फिक्स्ड फी तो दोनों केस में लेगा, तीनों ही केस में लेगा। 0.10% पोर्टफोलियो का एसेट का वैल्यू, ओके, 20 करोड़ का 0.10% कितना हो रहा है? 2 लाख आई थिंक, हाँ 2 लाख। ओके, वो यहाँ पे भी लेगा, थर्ड वाले पे भी लेगा। ओके, थर्ड वाले पे कुछ मिलेगा, -1.8 पे चला गया, कुछ नहीं ऑफकोर्स। ओके, ज़ीरो। तो टोटल कितना फी पूछा है? कंप्यूट द फी पेबल टू सी एक्स। ओके, तो यहाँ पे कितना हुआ? 11,60,000 पेमेंट करना पड़ा, यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 2 लाख। क्लियर है सबका? समझ में आया पूरा? सिंपल सा ही क्वेश्चन था। यस। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। बाकी कॉन्सेप्चुअली इतने ही है, ठीक है। बाकी एक रीबैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट है, वो सिंपल सा है। उससे पहले हाँ, और एक चीज़ बता दूं कि शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, ये सब है, एक कॉन्सेप्ट है इसमें। ओके, ये हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा, पूरा बिगिनिंग से पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे कैलकुलेशन होता है, ईच इंडिविजुअल पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में कवर करके म्यूचुअल फंड का कवर करके फ़ायदा नहीं है। ओके, तो ये पार्ट उधर कवर होगा। शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, जेनसेंस अल्फा, ये सब उधर पढ़ेंगे हम, डिटेल में पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर करते हैं 35। सिंपल सा क्वेश्चन है, एनएवी कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। ये तुम लोगों को लगेगा सिंपल सा ही है, एक्चुअली सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना। बोला है कि लिस्टेड शेयर्स एट कॉस्ट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द एनएवी। एनएवी कैलकुलेट करने के लिए बोला है ऑफ अ रेगुलर इनकम स्कीम ऑन पर यूनिट बेसिस, पर यूनिट के हिसाब से एनएवी निकालो बोला है। लिस्टेड शेयर्स एट कॉस्ट एक्स डिविडेंड 20। ओके, लिस्टेड शेयर्स एट कॉस्ट दिया है,
कैश इन हैंड दिया, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स एट कॉस्ट दिया है, ओके 4.3 करोड़ ऑफ दीज बॉन्ड्स, बॉन्ड्स नॉट लिस्टेड एंड कोटेड कितना दिया है 1 करोड़, ठीक है। तो लिस्टेड कितना हो गया 3.3, लिस्टेड हो गया 3.3 बिकॉज अनलिस्टेड वाला है 1 करोड़। फिर बोला अदर फिक्स्ड इनकम इंटरेस्ट सिक्योरिटीज एट कॉस्ट है, एट कॉस्ट है, ठीक है 4.5 इतने पे खरीदा गया था। डिविडेंड एक्रू हुआ है 0.8, अमाउंट पेएबल ऑन शेयर्स है 6.32, ओके हाँ। एक्सपेंडिचर एक्रू हुआ है 0.75, नंबर ऑफ यूनिट्स है 20 लाख। करंट रियलाइजेबल वैल्यू दिया है ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 100, ठीक है। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज कहाँ पड़े थे, हाँ ये इसका कॉस्ट में दिया था 4.5 करोड़। अब बोल रहा है रियलाइजेबल वैल्यू 100 रुपये का 106.5 है, ओके मतलब कितना अप्रिशिएट हुआ है 6.5% अप्रिशिएट हुआ है, ओके। तो रियलाइजेबल वैल्यू देख सकते हो कितना आएगा इसका। फिर बोला लिस्टेड शेयर्स वेर परचेज्ड, लिस्टेड शेयर्स वेर परचेज्ड व्हेन इंडेक्स वाज 1000, लिस्टेड शेयर्स कहाँ है ये, लिस्टेड शेयर्स वेर परचेज व्हेन इंडेक्स वाज 1000, इंडेक्स 1000 था तब परचेज किया गया था, ये कॉस्ट में दिया है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेक्स इज 2300, ओके एज्यूमिंग कि इंडेक्स के साथ ही चल रहा है, तो जब इंडेक्स 1000 था तो खरीदा गया था 20 करोड़, अभी इंडेक्स चल रहा है 2300, ओके। तो ये कितना परसेंट 230% मूवमेंट हुआ, तो 20 करोड़ 230% बढ़ा है। फिर बोला है वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स, तो ये किसको लिंक हो गया, ये वाला पार्ट लिंक हो गया इसको। वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज एनिविडेट, लिस्टेड बॉन्ड्स का, ठीक है। लिस्टेड बॉन्ड्स का प्राइस कितना था 3.3, ये 8, तो ये वाला पार्ट किससे लिंक हो गया, इसका वैल्यू दे दिया मार्केट वैल्यू 8। बेसिकली हमने पढ़ा था कि एनएवी कैलकुलेशन के लिए हम क्या लेते हैं कि रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज लेते हैं। क्या कॉस्ट वाले प्राइस लेते थे, नहीं, ठीक है। ये सब ऊपर जो दिया था वो कॉस्ट पे दिया था, तो हम इसको रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं इससे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। फिर बोल रहा है कि देयर हैज़ बीन अ डिमिनिशन ऑफ 20% डिमिनिशन हो रहा है इन अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। अनलिस्टेड बॉन्ड्स डिवेंचर्स कितने थे, नॉट लिस्टेड नॉट कोटेड 1 करोड़, ओके उसमें 20% का डिमिनिशन हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन पूरा समझ में आया, खुद ट्राई करोगे, कोशिश करो। कोशिश करो कैलकुलेटर में करने की, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो करेंगे। बस कैलकुलेटर में ऐड करते करते जाना है, 8 - 8 - सिंपल है, इस पर ईजिली 8 मार्क्स सिक्योर हो सकता है। सर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का क्या है ये बात का? सोचो जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का कॉस्ट पे दिया था 4.5 है, ओके। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का कुछ लिया है, हाँ लिखा है अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज आर एट कॉस्ट, मतलब कॉस्ट पे जितने पे था उतने पे ही है, दिया है अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज आर बट एट कॉस्ट। नीचे वो रियलाइजेबल वैल्यू दिया तो फिर उसको इग्नोर करना है। हाँ रियलाइजेबल वैल्यू दिया नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है कि कॉस्ट पे ही अभी चल रहा है, तो फिर उस पे ही ले रहे हैं। अगर रियलाइजेबल वैल्यू दिया होता तो वो लेते हैं।
चलो करते हैं। बेसिकली मैं इसको रफली ही कर रहा हूँ क्योंकि ये इतना मेहनत वाला काम है नहीं। सर नेट एसेट आया 54.26 करोड़। 54.26 मिहिर 54.26 करोड़। चलो कोशिश करते हैं अब करने की। लिस्टेड शेयर्स एट कॉस्ट दिया है एक्स डिविडेंड का। ओके, अब ये सब नहीं रहने देता हूँ। सो बेसिकली हटाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिस्टेड शेयर्स एट कॉस्ट था। लिस्टेड शेयर्स का वैल्यू कितना हो गया? 1000 जब था तब खरीदे थे, अब 2300 हो गया है, तो मतलब 230% बढ़ गया है। तो 20 का कितना होगा? 20 इंटू 230% करेंगे तो आई थिंक 46। 46 ठीक है। कैसे हुआ? 20 इंटू 2300 बाय 1000। ओके, फिर कैश इन हैंड है 1.3। कैश में कुछ चेंज हुआ है कहीं पे? पेमेंट हुआ है? नहीं हुआ है। ओके, तो ये 1.23 रहा। बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स एट कॉस्ट दिया था 4.3, उसमें से बोला था कि लिस्ट नॉट लिस्टेड है 1 करोड़। तो लिस्टेड हमारे कितने हो रहे थे? 3.3। लिस्टेड का क्या हुआ है? बोल रहा है कि लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स एट एनएवी डेट कितने हो गए? 8। उसके वैल्यू हो गए, ठीक है। तो 3 का वैल्यू हो गया 8। ओके, सो लिस्टेड वाला कितना हो गया? 8 लिस्टेड। अनलिस्टेड का कितना वैल्यू हुआ? अनलिस्टेड का जो था कितना? फिर एक का दिया है कि 20% डिनोमिनेशन हो गया है, तो 0.8 अनलिस्टेड बॉन्ड्स। बोल रहे हैं अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज एट कॉस्ट है, इधर भी दिया है कि कॉस्ट पे ही है, तो मान लेते हैं 4.5 अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। डिविडेंड एक्रू हुआ है, मिला नहीं है हमें, एक्रू हो गया है 0.8, तो इनकम है, एसेट है। अमाउंट पेएबल, हाँ फिर और कुछ शेयर, सॉरी और कुछ एसेट है, कुछ स्किप कर रहे हैं हम लोग, कुछ स्किप कर रहे हैं क्या? नहीं। तो इधर दिया है करंट रियलाइजेबल वैल्यू दिया है, बट दे रहा है कि अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज आर एट कॉस्ट। रियलाइजेबल वैल्यू अगर है 106.5, हाउ कैन इट बी कॉस्ट? ये क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है इसमें। ओके, चलो एनीवेज। अच्छा मुझे वही डाउट था। क्या एक्सपेंस? हाँ वो जाएंगे लाइबिलिटी में, वो जाएंगे लाइबिलिटी में, ठीक है। लाइबिलिटी में पहले आया अमाउंट पेएबल ऑन शेयर्स है 6.32, फिर एक्सपेंडिचर एक्रूड है 0.75 का। ओके, और कोई लाइबिलिटी है? नहीं है, ठीक है। ये ले लिया हमने, हाँ सब कुछ ले लिया, सब कुछ ले लिया। चलो फिर निकाल के तुम, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली तो इन्हें भी निकाल सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और चीज़ यहाँ पे देखोगे ना, सिमिलर क्वेश्चन इन्होंने दिया था वही फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ के ऊपर, मैंने दिखाना चाहता था। 36 अगर क्वेश्चन देखोगे वही सेम क्वेश्चन है। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ एट कॉस्ट दिया था, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ का जो करंट रियलाइजेबल वैल्यू दिया है 96.5। ओके, तो इन्होंने फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ का 96.5 लिया है, कहाँ गया? 9.409। हाँ एक का मतलब 100 का 96.50, तो 9.75 का इन्होंने लिया है रियलाइजेबल वैल्यू 9.409। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज एट कॉस्ट पे है पर रियलाइजेबल वैल्यू है 106.5। ओके, तो चलो उसके बाद चलते हैं आगे। म्यूचुअल फंड यहाँ पे ख़त्म होता है, एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे ख़त्म होता है, बट एक जस्ट एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग है। ओके,
ये म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट एक्चुअली नहीं है, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट है। सो बट क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। क्या दिया है? बोल रहा है कि मिस सुनिधि इज वर्किंग विथ एन एमएनसी एट मुंबई। She is well versed with the portfolio management techniques and wants to test one of the techniques on an equity fund. ठीक है, एक इक्विटी फंड में वो टेक्निक टेस्ट करना चाहते हैं। She has constructed and compare the gains and losses from the technique with those from a passive buy and hold strategy. ओके, पैसिव बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी मतलब खरीद के रख लो बस, छोड़ दो। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये कोई स्ट्रैटेजी लगाने की कोशिश कर रही है। बोल रहा है द फंड कंसिस्ट ऑफ इक्विटीज ओनली and the ending NAVs of the fund he constructed for the last 10 months are given below. Okay, तो फंड में सिर्फ इक्विटी है, म्यूचुअल वो वाले फंड में, ठीक है, सिर्फ इक्विटी है, और ये एनएवी रहा वो इक्विटी वाले फंड का। एज्यूम सुनिधि हैड इन्वेस्टेड अ नोशनल अमाउंट ऑफ 2 लाख, ठीक है, 2 लाख इन्वेस्ट किया है इक्वली इन द इक्विटी फंड एंड ए कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बॉन्ड्स, ठीक है, बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है और इक्विटी में इन्वेस्ट किया है। कितना? 2 लाख इक्वली इन्वेस्ट किया है, मतलब 1 लाख इन्वेस्ट किया है, ठीक है। इन द बिगिनिंग ऑफ दिसंबर 2008, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे इन्वेस्ट किया बिगिनिंग में, and the total portfolio was being rebalanced each time the NAV of the fund increased or decreased by 15%। जब जब पोर्टफोलियो का वैल्यू 15% से बढ़ा या फिर 15% गिर गया, तब रीबैलेंसिंग किया गया। रीबैलेंसिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, कि मान लो उन्होंने क्या किया था, 1 लाख इन्वेस्ट किया था यहाँ पे, 1 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। ओके, बॉन्ड के जो पोजीशन है वो इतने चेंज होते हैं क्या? नहीं, इतने डिटेल में चेंज नहीं होता। ओके, इतने सेकेंडरी मार्केट में चेंज होता है, बट उसका कोई मार्केट प्राइस इतना ये नहीं है। इक्विटी फंड के हिसाब से, ये इक्विटी फंड का डेटा दिया हुआ है, इक्विटी फंड के एनएवी के हिसाब से, तो ये जो 1 लाख है ये ऊपर नीचे होता रहेगा। ओके, ये जो 1 लाख है ये कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो बेसिकली इसकी स्ट्रैटेजी क्या थी, कि जब जब ये 15% बढ़ेगा एनएवी का, जो फंड का, इक्विटी फंड का एनएवी, जब जब 15% बढ़ेगा और 15% गिरेगा, तब तब ये रीबैलेंसिंग करेंगे। रीबैलेंसिंग का मतलब क्या है, अगर 15% बढ़ गया तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1,15,000, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू 1 लाख ही है, ठीक है, तो फिर ये क्या करेगी, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया, 2,15,000। ओके, फिर इसको डिवाइड करके, डिवाइड बाई 2 करके 2,15,000 को, 2,15,000 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ रहा है, 17,500, ठीक है। तो फिर रीबैलेंसिंग कर देंगे, मतलब ऐसे एक पोजीशन लेंगे कि यहाँ पे 1,07,500 आ जाएगा, फिर 1,07,500 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, फिर बोल रहे हैं 15% गिर गया। ओके, फिर गिरने के बाद जो टोटल पोर्टफोलियो का वैल्यू, फिर इसका वैल्यू गिरेगा, कुछ हो जाएगा टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू। ओके, इसका कांस्टेंट ये, फिर देखेंगे कि टोटल में टोटल कितना आया, क्योंकि गिर गया है 15% से, फिर उसको रीबैलेंसिंग कर देंगे। रीबैलेंसिंग का मतलब है कि दोनों को फिर से इक्वल ले आना। समझ में आ रहा है, कि बैलेंस कर देना दोनों को। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? समझा। अच्छा, जब जब दे रहे हैं कि 15% से बढ़ा या गिरा, चलो कब कब रीबैलेंसिंग कर रहे हैं देखते हैं। रीबैलेंसिंग दिया है कि दिसंबर 2008 में प्राइस था 40,
फिर 40, हाँ। फिर जान में आते आते हो गया कितना, 25, फेब 36। थोड़ा सा कैलकुलेटर चलाओ और बोलो कि कब कब 15% से गिरा है या बढ़ा है। मार्च 32, अप्रैल 38, 42, फिर 43, सॉरी जून का है था 42, मई का, सॉरी मई का 37 था, जुलाई इज 43, फिर अगस्त इज 50, सितंबर इज 52। ओके, बता सकते हो कब कब बढ़ा 15% से या गिरा है। 40 का 15%, 6 हो रहा है तो जैन 25 और हो गया। फेब। ठीक है, तो यहाँ पे इफ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय 15%, जान में हुआ है, इधर हुआ है, फिर फेब में भी हुआ है, फिर 36 से 32 15% का नहीं हो पाएगा जो 34.5 आ रहा है। फिर कहाँ हुआ है, सर ये दो ही है। ये दो ही है, श्योर। 32 से 38 नहीं हो रहा है, 32 इंटू 1.0, 1.15 कितना आ रहा है, 15% बढ़ेगा तो 32 का कितना हो रहा है, 32 का 15% कितना हो रहा है, आई थिंक आएगा ये वाला। सर मैंने 25 के हिसाब से किया। ये वाला आएगा, फिर 38 से नहीं आएगा, 37 से 42 भी नहीं आएगा, फिर 42 43 नहीं आएगा, 43 से 50 लंबा जंप है। यहाँ पे भी आई थिंक 15% का 6, तो इट इज़ कमिंग 7, तो यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, तो 4 बार इन्होंने रीबैलेंसिंग किया, इसका मतलब कब कब किया, जैन में, अप्रैल में और अगस्त में। ओके, तो अब देखते हैं कि क्या कि कैसे ये फंक्शन कैसे कर रहा है। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया था, डेट फंड में, डेट फंड मतलब बॉन्ड में, ठीक है, बॉन्ड में 1 लाख इन्वेस्ट किया था और इक्विटी फंड में 1 लाख इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग पीरियड में। ओके, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इक्विटी के कितने थे, नंबर ऑफ यूनिट्स इक्विटी के, तो इसको थोड़ा सा, नंबर ऑफ यूनिट्स इक्विटी 10,000, सॉरी 1 लाख को 40 में की करे कितना आ रहा है, 2500, हाँ 2500 यूनिट्स। ओके, टोटल पोजीशन था 2 लाख। ठीक है, फिर नेक्स्ट मंथ क्या हुआ, पोजीशन हो गया जैन में 25 हो गया। ओके, तो 2500 का वैल्यू कितना हो गया, 40 से गिर के 25 हो गया, तो वैल्यू कितना हो गया, बताओ, 40 से 25 हो गया तो 25 के वैल्यूज़ कितने हो गए, 2500 इंटू 25, तो 625, तो 62,500। तो इक्विटी फंड का वैल्यू कितना हो गया, 62,500, 2500 इंटू 25, जबकि बॉन्ड की वैल्यू कितनी है, 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे होगा रीबैलेंसिंग। ओके, रीबैलेंसिंग, तो इसका वैल्यू हुआ टोटल कितना, 1,62,500। ओके, तो रीबैलेंसिंग करेंगे मतलब ऐसे एक पोजीशन लेना है कि जैसे ये 50-50%, फिर से यहाँ पे 50-50% आ जाए। ओके, परसेंट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 81,000, 80 डिवाइड बाई 2 कितना हो रहा है, 81,250, हाँ। तो यहाँ पे क्या ले आएगा, 81,250। ओके, और यहाँ पे 81,250 लाना पड़ेगा। ठीक है, तो 81,250 लाने के लिए
क्या करना पड़ेगा, नए कुछ यूनिट्स खरीदने पड़ेंगे। कितने यूनिट्स खरीदेंगे हम, 81,250 माइनस 62,500 डिवाइडेड बाई 25। ओके, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम। अगर इसका वैल्यू बढ़ाना है 62,500 से 81,250 को लाना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नए यूनिट्स खरीदने पड़ेंगे इक्विटी के, क्योंकि हम रीबैलेंसिंग कर रहे हैं। ओके, सो बॉन्ड्स के बेचने पड़ेंगे और यहाँ पे इसको खरीदना पड़ेगा। ओके, कितना आएगा, 81,250 750 750 एडिशनल यूनिट 750। ओके, तो फिर उसके बाद ये हो गया जनवरी में। फिर फेब में यहाँ पे वैल्यू कितना है, वैल्यू रहा फिर 162,500 ही। फेब में हमने देखा कि उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 36 हो गई, फिर बढ़ गई। फिर क्या हुआ, 750, 3,000, टोटल हमारा यूनिट्स कितने हो गए थे, 3,250। ओके, 3,250 का इक्विटी का वैल्यू कितना हो गया अब, कितना हो रहा है, 3,250 का 36 के हिसाब से, 36 है ना, हाँ 36, कितना होगा, बताओ कितना हो रहा है, 1,17,000 1,17,000। जब इसकी वैल्यू रही कितना, 81,250। ओके, तो हमने देखा फरवरी में रीबैलेंसिंग करनी है, 15% से हो रहा है, तो फिर से इसको रीबैलेंसिंग करेंगे। ओके, इसका टोटल वैल्यू कितना है निकालें, फिर डिवाइड बाई 2 करके 198,250 198,250, फिर इसको डिवाइड बाई 2 करके सेम वैल्यू यहाँ पे लाना पड़ेगा, यहाँ पे लाना पड़ेगा। ओके, उसके लिए जो पोजीशन लेना है, इक्विटी फंड को बेचना है या फिर बॉन्ड को बेचना है, अकॉर्डिंगली पोजीशन लेना पड़ेगा। क्लियर है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना, मंथ वाइज डिटेल में करना पड़ेगा। ओके, ये होमवर्क ले लो, बाकी का ट्राई करना। होमवर्क हम लोग सारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन क्लास पे कर लिए आई थिंक। सारे हो गए ऑलमोस्ट। चलो, यहाँ पे होता है म्यूचुअल फंड ख़त्म। बाकी म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा थ्योरी थोड़े थोड़े छोटे छोटे थ्योरीज हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हो गया, कितने टाइप ऑफ हो रहे हैं म्यूचुअल फंड्स हो रहे हैं, इंडेक्स फंड क्या है, गोल्ड फंड, ये सब के ऊपर थोड़ा सा थ्योरी है जो कि 15-20 मिनट का चैप्टर है, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट है। मे बी इसके लिए जितने भी थ्योरीज है उसके लिए एक अलग सेशन रखेंगे, सारी थ्योरीज छोटे जो प्राइवेट सॉरी जो प्रैक्टिकल चैप्टर में जितने जो थ्योरीज हैं उसके लिए अलग से एक सेशन करेंगे, एक सेशन में पूरा कवर कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे म्यूचुअल फंड होता है ख़त्म। ओके, कुछ डाउट है, No, sir. चलो ओके, लेट्स क्लोज द सेशन, थैंक यू।